जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। दोस्तों 17 अप्रैल के एग्ज़ाम के डेट के अनुसार हम लोग एक नया टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इस एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत कारगर होगी। दोस्तों हम इस टेस्ट सीरीज़ में उन्हीं प्रश्नों का जिक्र किया गया है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों ये जो वो प्रश्न हैं जो आपकी आर्मी की परीक्षा में कई बार प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग एक टेस्ट सीरीज में लेके आए हैं। आपको प्रश्नों को करना है और अपने तैयारी के स्तर को चेक करना है। दोस्तों इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न एक है, रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? दोस्तों रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका सतलज नदी, ऑप्शन बी है ब्यास नदी, ऑप्शन सी है रावी नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी रावी नदी पर। दोस्तों रणजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। देखते क्वेश्चन नंबर 2, अलमत्ती बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं इसके दोस्तों, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर होगा। ये कहां पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? दोस्तों रबी फसल के बारे में बात हुई है। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल कहते हैं। और जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है से नवंबर में, उसको रबी फसल कहते हैं। रबी फसल। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन एक है गेहूं, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है ज्वार और ऑप्शन डी है बाजरा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गेहूं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि दोस्तों गेहूं की जो बुआई होती है वो अक्टूबर के और नवंबर मंथ में होती है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना शहर किस नदी पर बसा हुआ है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आर्मी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए दोस्तों इसको आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन एक है यमुना नदी, बी है गंगा नदी, सी ब्रह्मपुत्र या डी फिर कावेरी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? दोस्तों यहां पर जो पूछा गया है कि वो सबसे अधिक किस स्टेट में या किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का जो एक रूप है वो पाया जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाया जाता है। राजस्थान किस लिए फेमस है? तो तिलहन उत्पादन के लिए। तिलहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता हुआ प्रश्न है, बार बार ये रिपीट हुआ है। आज हम लोगों ने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है टेस्ट में जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, पर कई बार बच्चे इन प्रश्नों को गलत कर देते हैं, तो इसलिए आज याद कर लीजिएगा। उसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पुणे है, महासिन राम है, गुवाहाटी है या फिर कन्याकुमारी है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी मासिन राम होगा। अगर दोस्तों आपसे सबसे कम पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है तो वो होगा दोस्तों आपका लेह। ऑप्शन में होगा
लेह, जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा आपके मासिनराम में और सबसे कम लेह में होती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाराणसी किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है गंगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सबसे पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया? देख लेते दोस्तों। ऑप्शन ए है चूहा, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है बिल्ली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, कुत्ता। दोस्तों ये एक कुतिया थी जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। कभी कभी इसका नाम पूछ लेते हैं दोस्तों, तो इसका नाम था लाइका। क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था लाइका। याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? ऑप्शंस हैं विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू या फिर नूरजहां। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू होगा। इनको दोस्तों भारत कोकिला भी कहते हैं, भारत कोकिला। लता मंगेशकर को दोस्तों स्वर कोकिला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रश्न है एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन है बछेंद्री पाल, जुनको तबेई, शेरपा लकपा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि विश्व में कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, तो वो होगी जुनको तबेई, विश्व में। दोस्तों ये कहां से थी, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो ये जापान से थी। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश या फिर भगवान राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी, भगवान शिव होगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शंस हैं अमेरिका, यूएसएसआर, कनाडा, भारत। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यूएसएसआर। अंतरिक्ष में सबसे पहले विमान भेजने वाला देश कौन सा था? तो यूएसएसआर था। गोल गुंबज बीजापुर कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा कर्नाटक। कर्नाटक में ही दोस्तों गोल गुंबज है और गोमतेश्वर की प्रतिमा भी कहां है? कर्नाटक में ही स्थित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कहां है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, कारगिल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? ऑप्शंस हैं 1971, 1945, 1999 या फिर 2004। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी, 1999। अगला प्रश्न, मैक मोहन लाइन किन देशों के बीच है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और चीन, पाकिस्तान और चीन। तो उसका सही जवाब होगा मैक मोहन लाइन भारत और चीन के बीच स्थित है। देख लेते हैं, इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगर दोस्तों पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन स्थित है, तो इस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न,
तो दोस्तों ये थे जीके के बहुत ही 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आर्मी की परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों अपने तैयारी के स्तर को बढ़ा के रखना है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लगातार लगाते रहना, कोई भी कंफ्यूजन के साथ आगे नहीं बढ़ना है, अपने तैयारी को स्तर को बनाए रखना है। आइए देखते हैं अब साइंस का सेशन सर के साथ। जय हिंद साथियों, अभी आपने जीके का सेशन देखा। जीके के सेशन के बाद आता है साइंस का। साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 15 क्वेश्चन, 5 बायोलॉजी के, 5 केमिस्ट्री के और 5 फिजिक्स के। तो चलते हैं साइंस का पहला सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? पहला ऑप्शन है गर्मियों के दिन में लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में कमी आ जाता है, इकाई दोलन में कमी आ जाता है और समय बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो समय क्या होगा? सुस्त बताने, यानी कम समय बताने लगता है। तो इसका उत्तर सी सही हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? पहला पृष्ठ तनाव के कारण, दूसरा वायु में वातावरणीय घर्षण के कारण, तीसरा गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण और चौथा वर्षा जल के श्यानता के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या है? कम जगह घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव। कम जगह घेरने की प्रवृत्ति, कम जगह घेरने की प्रवृत्ति। जैसे कहा जाता है हमें गर्म भोजन स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव गर्म भोजन का अधिक होता है, जबकि ठंडा भोजन का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, यानी कि उसकी बूंदें गाढ़े होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? तो पहला होता है दाब अंतर के कारण, दूसरा उत्तर हो जाएगा केशिका क्रिया के कारण, तीसरा तेल की निम्न श्यानता, चौथा गुरुत्वीय बल के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा केशिका क्रिया। केशिका क्रिया क्या है? छोटे छिद्र के माध्यम से दरों का ऊपर चढ़ना या नीचे सोखना क्या कहलाता है? केशिका क्रिया। इसको कई नामों से जानते हैं। केशकत्व के नाम से जाना जाता है, केशकत्व, या कैपिलरी के नाम से जाना जाता है, कैपिलरी। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा था कि बरसात आने से पहले किसान अपने खेत की जुताई क्यों कर देता है? क्योंकि उसकी केशिका को तोड़ना चाहता है कि इससे पानी उसमें रुक सके और रुकने के बाद उसमें रोपाई की जा सके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई, पहला ऑप्शन पॉइज, दूसरा पास्कल, तीसरा पॉइजली और चौथा कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पॉइज। इसका अन्य मात्रक क्या है? डेका पॉइज भी है, डेका पॉइज। अन्य मात्रक क्या है इसका? डेका पॉइज। जबकि पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है। दाब यानी कि आप दाब लगाते हैं तो क्या होता है? गैस पास हो जाती है, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावकता मतलब पलवन, पलवन से या फ्लोटिंग से कौन से वैज्ञानिक संबंधित है? उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज, दूसरा है न्यूटन, तीसरा लुई पास्चर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्लावकता से संबंधित हैं आर्किमिडीज। यदि कहा जाए प्लवन या तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ता से तैरना, ता से तृतीय, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है तैरना। और न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। जबकि बल का सीजीएस मात्रक कहेगा, सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन में 10 के घात 5 डाइन। जबकि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 1 जूल में 10 के घात 7 अर्ग होते हैं। 1 न्यूटन में 5 डाइन, जबकि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? और जूल क्या है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल कार्य का मात्रक
जूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की। पहला टीका कौन था? तो पेंसिलिन था। पा से पहला, पा से पेंसिलिन, पेंसिलिन खोजा गया पहला टीका था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। बायोगैस या इसी को बोलते हैं बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। गोबर गैस, गोबर गैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है? पहला है ब्यूटेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है मीथेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन। तो मीथेन के साथ और कौन सी गैस होती है? CO2 गैस। CO2, CO2 को और किस नाम से जाना जाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से, शुष्क बर्फ के नाम। जबकि मेथेन, मां से मेथेन, मां से मार्स गैस। मेथेन को किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। जबकि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, या दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलती है? तो मोटर वाहनों के धुएं से। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलती है? मोटर वाहनों के धुएं से। जबकि CO2 कहां से निकलता है? तो CO2 फैक्ट्रियों से निकलता है। CO2 कहां से? या कोयले की फैक्ट्री जब कहा जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही लगाएंगे आप। जबकि कहा जाए ज्वालामुखी से के समय, ज्वालामुखी भड़कने के समय कौन सी गैस निकलती है? तो मुख्य गैस सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जलवाष्प ढेर मात्रा में निकलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन तथा प्रोपेन किस में होते हैं? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, प्रोपेन LPG के घटक हैं। किसके? LPG। LPG को घरेलू गैस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन मिला के क्या बनता है? LPG बनता है। LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टाइन। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टाइन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। बायोगैस किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बायोगैस को हीलियम गैस, कार्बन गैस, गोबर गैस, ईथेन गैस। तो इसको गोबर गैस के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि मेथेन प्लस, मेथेन का क्या सूत्र होता है? CH4 और प्लस CO2 दोनों मिलकर क्या बनते हैं? गोबर गैस। गोबर गैस के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है SB देसाई। कौन है? SB देसाई। देसाई कैसे याद करेंगे SB देसाई? गोबर गैस का प्रयोग अपने देश में ही सबसे अधिक किया जाता है, तो देसाई याद कर सकते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? SB देसाई। और मेथेन कहां पर मिलेगा आपको? तो मेथेन आपको दलदली जगहों पे मिलेगा, धान के खेतों मिलेगा, और जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से मेथेन गैस निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक का आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन फैराडे, दूसरा मेंडलीव, तीसरा न्यूटन और चौथा बोर। तो इसका उत्तर इनमें से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मोजले नहीं दिया गया है, तो मेंडलीव के जगह पे हम मोजले कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोजले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोजले। मोजले इन्होंने तत्वों को उनके प्रमाण क्रमांक के आधार पर, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था, आधार पर व्यवस्थित किया। जबकि मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था, के आधार पर व्यवस्थित किया था, व्यवस्थित किया था, किया था।
मोजले के समय तत्व कितने टोटल अभी तक ज्ञात हो चुके हैं, तो 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। जबकि मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्व कितने थे, केवल 63 थे, और इनके समय कुल कितना है 118। 118 में से 98 जो है प्राकृतिक है और 20 जो है मानव निर्मित है। और मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो पोलोनियम हो जाएगा। पोलोनियम के खोजकर्ता कौन है, मैडम क्यूरी तथा उनके पति पेरे क्यूरी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, पहला हो जाएगा कॉपर, दूसरा हो जाएगा क्लोरीन, तीसरा आयरन, चौथा मरकरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। चलिए, क्लोरीन गैस में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है। यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। पानी के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, पानी के शोधन में, शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, मरकरी, मरकरी ही पारा है, पारा, पारा एक क्या है, द्रव धातु, क्या है, द्रव धातु है, द्रव धातु। पारा क्या है, द्रव धातु है। जबकि द्रव अधातु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, द्रव अधातु, द्रव अधातु कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3, और अधातु में भी कितने अक्षर हैं, 1 2 3। जबकि पारा में कितना अक्षर है, 1 2, और धातु में भी कितना अक्षर है, तो 1 2, यानी 2 अक्षर धातु में तो 2 अक्षर पारा में। फिर पूछा कौन सी द्रव धातु है तो बताएंगे पारा, कौन सी द्रव अधातु है तो क्या बताएंगे, ब्रोमीन। जबकि चमकीला अधातु कौन सा पूछा जाएगा, तो आयोडीन। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से कौन सी गैस भरी, यहां पर गैस को देखना बहुत जरूरी है, कौन सी गैस भरी होती, तो पहला सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो गैस के रूप में क्या भरा हो जाता है, नियान, यानी नियन ई। नियान का प्रमाण क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। नियान 10, इसे याद कीजिए, नियान 10। सोडियम या कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है तो क्या बताएंगे, सोडियम। सोडियम सबसे मुलायम धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। दूसरी कौन है जो चाकू से काटा जाता है, सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम को कहां संरक्षित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में सोडियम को संरक्षित किया जाता है। जबकि नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, इसे अमारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3। और दूसरा इसी टाइप का एक सूत्र है NaHCO3। ये है धोने वाला सोडा, धोने वाला, और ये है खाने वाला, खाने वाला, या इसी बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है मार्केट में, बेकिंग सोडा। अब देखिए बेकिंग सोडा, धोने वाले सोडे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। जबकि इसे बोलते हैं सोडियम, इसे बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है, खाना बनाने वाली क्या होती है, बाई होती है। तो ऐसे याद करते हैं, बाई जहां लगा रहेगा उसका मतलब क्या होता है, खाने वाला सोडा। और धोने वाले सोडे में क्या होता है, केवल कार्बोनेट होता है। Na2CO3 इंटू 10H2O, NaSCO3 जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, खाने वाला सोडा। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हम पहले से बता चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा या खाना बनाने वाली बाई, खाना बनाने वाली बाई यानी बाई कार्बोनेट लगा हो, वहां पर क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आनुवांशिक इकाई, इकाई अर्थात जीन होते हैं
केंद्रकीय झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में और गुणसूत्र में। तो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो गुणसूत्र। गुणसूत्र को और भी किस नाम से जाना जाता है? क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम में और कौन कौन उपस्थित होता है? डीएनए, आरएनए तथा जीन उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डीएनए की द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स संरचना किसके द्वारा दी गई? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसके द्वारा दी गई? तो जैकब तथा मोनोट के द्वारा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, एजी खुराना के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक। वाटसन यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जबकि आरएनए कितने कौन सा मॉडल है? तो सिंगल हेलिक्स मॉडल है। आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल, जबकि डीएनए क्या है? डा से डीएनए, डा से डबल हेलिक्स। ऐसे याद कर सकते हैं कि दो डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित किस में है? तो डीएनए में द्विकुंडलित है और आरएनए में सिंगल कुंडल है। चलते सबसे पहले डीएनए या डीएन की जगह आप डीएनए समझें इसको। डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हॉफमिशर ने, अल्ब्रेट कोसेल ने, फोबस लेबन ने, वाटसन और क्रिक ने। तो इसका उत्तर भी वाटसन और क्रिक ही होगा। जिसने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वही, उन्होंने ही डीएनए को अलग भी किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसके बाद अब रीजनिंग देखेंगे। चलते हैं रीजनिंग के सेशन को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, बछड़ा जिस प्रकार गाय से संबंधित है तो इल्ली किस प्रकार संबंधित है? पहला ऑप्शन मुर्गी, दूसरा कीट, तीसरा भेड़ और चौथा तितली। तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, तो इल्ली किसके बच्चे को, क्या किसके लार्वा को कहा जाता है? तो कीट के लार्वा को इल्ली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैड को JXA कहा जाता है, तो रन को क्या कहा जाएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पर भी वर्णमाला सीरीज के देखें तो पहले इनको नंबर सीरीज में बदलें। कैसे नंबर सीरीज कैसे बदला जाता है? आप देखते हैं ए पहले नंबर वर्णमाला में आता है, तो इसके ऊपर क्या लिखो? एक। क्या लिखो? एक। यम कितने नंबर पर आता है वर्णमाला में? 13वें नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है? 4वें नंबर पे। तो देख लो। फिर नेक्स्ट वाला भी, नेक्स्ट कितना है? ये 10 नंबर पे आता है। यक्स कितने नंबर पे आता है? 24 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। उसी प्रकार यहां पर भी कर लो। 18, यू 21 और यन कितने नंबर पे आता है? 14। यहां पर देख रहे हो 13 में से 3 घट रहा है। ये कितने नंबर? 1 था। 1 में 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 24, यानी 27 में से 3 घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। फिर 4 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? 1। यानी कि हर बार 3 घट रहा है। तो यही प्रक्रिया हम नेक्स्ट में कर लें। इनमें 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। इनमें भी 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। इनमें भी 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11। वर्णमाला में 15वें नंबर पे कौन सा आता है? तो 15वें नंबर पे ओ आता है। जबकि 18वें नंबर पे कितना आता है? आर आता है। और 11वें नंबर पे कितना आता है? तो के आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी ORK। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बीन को नीब लिखा जाता है और शेड को डेस लिखा जाता है, तो वही संबंध लाइम को क्या लिखा जाएगा? अच्छा, यहां पर हम देख लेते हैं। बीन के नीचे इस तरह का दिखे और सेम नंबर दिखे, सेम वर्ड दिख रहे हैं, तो पहले ऊपर नीचे लिख लेना जरूरी है। बीन और क्या लिखा गया है? नीब। नीब। एक चीज आप देख रहे हैं, इनमें बीच वाले नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है और आगे वाले नंबर को पीछे वाले से जोड़ दिया और पीछे वाले को आगे। तो सेम यहां पर भी हम कर सकते हैं। लाइम का संबंध देख लेते हैं। लाइम, तो हम क्या करें? ई को पहले ले आए, बीच वाले में कोई परिवर्तन करना नहीं, तो IM लिख दें और यल को लास्ट में लिख दें। देखिए EIML कहां दिख रहा है? EIML, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि नीले को, इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, लास्ट में आंसर किसके बारे में पूछा गया उसको देखिए। तो रक्त का रंग कैसा होता है? रक्त का रंग क्या होता है? लाल।
अब देखिए पूरे क्वेश्चन में लाल कहाँ दिख रहा है, लाल को क्या कहा गया है, नारंगी, लाल को नारंगी कहा गया है, तो मतलब रक्त का रंग क्या होगा, नारंगी। इसका एक ऑप्शन सी जो हो जाएगा, नारंगी बना देते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नारंगी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ किया। वह दाहिने मुड़कर कुछ देर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है, एक घर में घुस जाता है। अगर घर का मुख उत्तर दिशा में है, घर का मुख उत्तर दिशा में है, तो उसने किस दिशा में प्रारंभ किया गया था। तो इसमें अपने ही घर में घुसा तो उत्तर में चला, तो उसका घर उत्तर में ही था, तो उत्तर दिशा में ही घुसेगा। उत्तर में से निकला था, घुसेगा तो दक्षिण उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं, इसके बाद अब मैथ का सेशन देखेंगे। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है, दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है और फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है। यहाँ पर दाहिने दाहिने गिनते चलना है आपको। पहला दाहिने कहाँ है, ये, दूसरा दाहिने ये, और फिर क्या कह रहा है, और फिर दाहिने मुड़कर घर में घुस जाता है। अगर घर का मुख उत्तर दिशा में है, जिस घर में घुसा उसका मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। लेकिन पहले घर के बारे में हमें कोई भी सूचना नहीं दी गई है, तो इसमें जितना भी दाएं दाएं लिखा है उसको हम बाएं कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, बायां। तो दाएं को क्या कंसीडर करेंगे, बायां। तो यहां पर पहले जिस घर में घुसा है उसका मुख किधर है, उत्तर दिशा में है, उत्तर जिसमें घुसा। और हमने सबको क्या माना, जितने दाहिने थे सबको उत्तर मान लिया। हम रीजनिंग में हमारा दायां दायां होता है, हमारा बायां ही बायां होता है। तो जिस घर में घुसा उसके बाएं क्या, ये उत्तर दिशा की ओर है इसका घर ना। किधर मुड़ा, फिर बाएं, और 3 बार बाएं का, तो 3 बार हम, एक बार बाएं मुड़ा कुछ दूर चला, फिर बाएं मुड़ेगा, तो हमारा बाएं ही रीजनिंग का बायां होगा। फिर बाएं मुड़ा और 3 बार बाएं मुड़ाना, देखिए 1 2 और 3 बार दाहिने कहा गया, 3 बार हम बाएं मोड़ दें, 1 बार और। तो अब बताइए उसका घर किस दिशा में है, तो उसका घर जो है पूरब दिशा में है, उसका घर पूरब दिशा में है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी आपने साइंस का एक धमाकेदार सेशन देखा और उसके बाद अब मैथ के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है। अब तो आपका परीक्षा तिथि भी एकदम घोषित हो चुकी है, कोई डाउट ये भी नहीं है कि पेपर अब डिले हो सकता है थोड़ा सा। तो ठीक है, आइए बिना देर किए हुए देख लेते हैं मैथ का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा। देखिए अगर हम लोग देखें तो अगर या तो हम 64 का पूरा स्क्वायर करें और 36 का स्क्वायर करें और दोनों को घटा दें, लेकिन ऐसा करने में बहुत समय जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है, इसको करेंगे। अगर हम लोग इसको देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हम इसको बराबर लिखें तो ये क्या होता है, एक बार होता है ए प्लस बी और एक बार होता है ये ए माइनस बी। ठीक है, अब इसी पे इसको रख लेते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, एक बार दोनों को जोड़ लीजिए, तो 64 और 36 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 100 आ जाएगा। गुड़े एक बार हम 64 में से 36 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। अब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2800 आ जाएगा। कितना आएगा, 2800 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए रूट वाला प्रश्न आ गया। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि जो है
अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि एक साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो रूट केवल इतने के ऊपर लगा हुआ है। मैक्सिमम बच्चों को क्या होना चाहिए कि 25 तक का स्क्वायर और कम से कम 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए। इससे सवाल जल्दी लगते हैं और आपका रीजनिंग में भी ये काम आएगा। तो देखो ये लिखा हुआ है 144। अब 144 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए। किसका होता है? 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 12 का स्क्वायर होता है तो 12 और 52 को जोड़ देते हैं। तो जब 12 और 52 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा 64। कितना आएगा? 64 आ जाएगा। अब 64 के ऊपर देखिए रूट लगा हुआ है तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। अब इसमें हम 248 में 8 जोड़ देंगे तो 248 में जब 8 हम जोड़ेंगे तो आएगा 256। अब आप बताइए 256 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे 16 का होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं का लासा 23 तो 10 है और इनका मासा जो है वो 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे में मासा। अब इसी में रख दीजिए। एक संख्या आपको दिया हुआ है, कितनी दिया हुआ है? 210। तो यहां 210 रख दीजिए गुणे दूसरी संख्या नहीं दिया है तो x मान लीजिए क्योंकि इसी को हमको निकालना है। लासा आपको दिया हुआ है कितना? 2310 गुणे मासा आपको दिया हुआ है 30। मासा 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए x के जो 7 संख्या यहाँ होती है नीचे जाएगी तो वो बटे में आ जाएगी, नीचे जाएगी तो वो बटे में आ जाएगी। तो ये 210 यहाँ से हट करके आ जाएगा नीचे। अब देखिए काट लेते हैं इसको। सबसे पहले इस जीरो को जीरो से काट दीजिए। अब 3 इक्के 3 और 3 सत्ते 21 कट गया। अब इस 7 से इसको काटिए। 7 त्रिक 21 2 बच गया, 7 त्रिक 21 1 0। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है वो 330 आई है। यानी दूसरी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 330। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। ऑप्शन में पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है 330। यही इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका मासा 13 हो तो वे संख्याएं क्या होंगी? देखिए इसकी एक शानदार ट्रिक होती है कि जब कभी भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दे दे और मासा दे दे तो आप डायरेक्ट उसका गुणा कर देंगे तो हमेशा वो संख्याएं निकल करके आ जाएंगी। अब आप 15 का गुणा 13 में कर देंगे तो आपको बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी और 15 का गुणा जब आप 11 में कर देंगे तो आपको छोटी संख्या आ जाएगी निकल कर। तो देखिए गुणा करके देखते हैं एक बार। अगर हम 15 गुणे 13 करेंगे तो आएगा 195 और 15 गुणे 13 करेंगे तो आएगा 143 143। ठीक है, यही दोनों वे संख्याएं हैं और यही उसने पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आप लोग भी कमेंट करते रहें और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये बटे वाला प्रश्न जो होता है वो खूब पूछता है। इसमें आपको याद रखना है कि जिसका दिया हो, जैसे कि ये लासा पूछा है उसने, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एलसीएम। जिसका भी पूछ ले, या तो एलसीएम पूछेगा या तो एचसीएफ यानी लासा पूछेगा या तो मासा। तो आप लिखेंगे अंशों का लासा बटे हर का मासा। अंश का लासा बटे हर का मासा।
ठीक, तो इनका देखिए 7, 14 और 7 का लासा कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 9, 15 और 10 इनका मासा कितना हो जाएगा, तो देखिए ये सब क्या, सबके सब क्या है, एक ही पहाड़े से कट नहीं रहे, तो इनका मासा कितना होगा, 1 होगा, तो 14/1। अब देख लीजिए इसका ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2 प्राकृतिक संख्याओं जिनका अनुपात 6:11 है के अनुपात में है, यदि इनका लासा 462 है तो इनका मासा बताइए। अभी हमने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे में मासा। ठीक है, देखो अगर जब कभी भी रेशियो यानी अनुपात दिया हो और हम उसमें x मान लेते हैं, वो तो अपने आप में वो संख्या हो जाती है। तो यहाँ 6x लिखा हुआ है, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, हम इसमें 6x लिख देते हैं, अब ये अपने आप में संख्या हो चुकी है। गुणे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है तो 11x कर देते हैं, बराबर लासा सवाल में दिया हुआ है कितना है, 462, मासा निकालना है तो ये x हो गया। अब 1x से 1x काट देंगे, ये हो जाएगा, इसका इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 11 छंग 66 गुणे में x बराबर किसके, 462 के, बराबर किसके, 462 के। अब देखिए अब 66 यहां से हट करके यहां आ जाएगा नीचे, क्योंकि x के साथ जब संख्या रहेगी तो वो बटे में चली जाती। काट लेते हैं, 11 से काटते हैं, 11 छंग 66, 11 चौक 44, बचेगा 2, 11 दूना 22, 6 1 6, 6 7 42। यहां जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 7। अब आप x की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब इनका देखिए मासा पूछा हुआ था, ठीक है, अब हम सबसे पहले संख्याएं पता कर लेते हैं, मासा अपने आप पता हो जाएगा। देखिए अब हम इसका गुणा यदि इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, और इसमें करेंगे तो 11 सत्ते 77। यही वो दो क्या हैं, संख्याएं 42 और 77। तो इनका मासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन डी इसमें नहीं है, इसका जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि 7 छंग 42 और 7 से इसको काटेंगे तो 11 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 2 संख्याओं का मासा 11 है, 2 संख्याओं का मासा 11 है और लासा 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसका जवाब कमेंट करके बता सकते हैं। अभी जस्ट हमने बताया था, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे में मासा। ठीक है, पहली संख्या दिया हुआ है कितना है, 77, दूसरी संख्या निकालनी है, x मान लिया, लासा दिया हुआ है 693 और मासा दिया हुआ है 11। तो देखिए x के साथ वाली जो संख्या इसके बट्टे में आ जाएगी, यहाँ से इसके बट्टे में आएगी, तो यहाँ से x हट, ये 77 हट कर आ जाएगा यहाँ पर, काट लीजिए, 11 1 के 11, 11 सते 77। अब 77 को आपको काटना है किससे, 7। अब 7 से काटिए इसको, 7 का पारा पढ़िए कि 69 से ज़्यादा ना हो, तो 7 9 63, 7 9 63, कितना बच गया अभी इधर, 7 9 63 और बच गया फिर से 6 बच गया, 7 9 63, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 99। अब देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 99 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 108 और 144 का लासा कितना होगा। तो देखिए लासा देख लेते हैं इसका कि 108 और 144 का लासा कितना होगा।
2 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 54 और ये हो जाएगा 72। अभी भी ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 36। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये 27 तो नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा 18। फिर 2 से काटेंगे तो ये 27 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 3 9। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 1 3। उसके बाद इस 3 से ये कट जाएगा। अब इसमें क्या होता है, सबका गुणा एक बार करके देख लेते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इतने का गुणा कितना आ गया है 16। उसके बाद 3 3 9, 9 त्रिक 27 गुणे 27। अगर 16 गुणे 27 हम करेंगे तो ये आएगा कितना 432। इसका एलसीएम कितना आएगा 432, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 2 संख्याओं का इन सब का एलसीएम, फिर से इनका एलसीएम निकालना है। लिखा हुआ है 90 60 75 और 35। तो देखते हैं इसका एलसीएम। अगर हम 2 से करेंगे तो ये 45 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ये तो नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। अब 2 से अगर हम करेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। अब 3 से देख लेते हैं, 3 1 3, 3 5 15, ये हो जाएगा 3 5 15। इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये नहीं कटेगा। अब देख लेते हैं, 3 से भी एक बार और जाएगा, 3 5 15, 5 होगा, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। अब 5 से देख लेते हैं, जब हम 5 से काटेंगे तो ये 1 1 बार में और ये 5 बार में, 5 7 35। दोबारा 5 से करेंगे तो 1 1 1 और 7, फिर ये 7 से पूरी तरीके से कट जाएगा। अब क्या होगा, केवल इनका गुणा करके देख लेना है बस। एक बार गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो 12 3 36, इतने का गुणा आ गया। अब ये हो गया 55 25 और गुणे में 7। तो हमारे पास जो गुणा आया है वो आया है 36 गुणे 25 गुणे में 7। गुणा करके देख लेते हैं एक बार। अब इसका गुणा जब हम करेंगे तो 25 छक्का कितना होता है 150 का 0, 25 तियाँ 75, 75 और 15 कितना होगा 90 गुणे में 7, 7 9 63 20। तो देखिए कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा बड़ा एलसीएम आया है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ आपकी सिलेबस का एक पार्ट है, इसलिए आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए का भार बी से 15 किलोग्राम अधिक है। यदि दोनों का कुल भार 135 किलोग्राम है तो बी का भार बताना है। तो देखिए इसने कहा ए और बी यानी ए प्लस बी का भार कितना है 135 है और ए बी से 15 किलोग्राम अधिक है। इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है, वो है 15 किलोग्राम। तो अब यहाँ से हमको बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी अब इसी के साथ साथ दोनों चीज़ें बता देते हैं कि कभी ए का पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं, 135 प्लस 15 बट्टे में 2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा कितना 150 बट्टे में 2 काटेंगे तो 75। इसका मतलब यह है कि ए का भार कितना था अकेले 75 किलोग्राम, लेकिन ए का तो पूछा नहीं, बी का पूछा है। तो देखो अब दोबारा जब बी का निकालना हो तो इसी को घटा दो, -15 बटे 2। अब इसको जब घटाओगे तो आएगा कितना
20 बट्टे 2 काटोगे तो कितना आएगा 60। ऑप्शन नंबर बी 60 किलोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है सक्रिय, ये तो एक बॉड मास का नियम इसमें लग जाएगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो 9 और 7 कितना होता है 16, डिवाइड का निशान 4 इंटू 4। अब देखिए जब कभी भी, अब देखो सबसे पहले भाग होगा, 4 इक्के 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। ऑप्शन नंबर बी। बहुत छोटा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बॉड मास का नियम ही लग रहा है इस पे भी। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गुणे को सॉल्व करेंगे, यानी इतने पार्ट को। तो इधर लिखा हुआ है देखो 44 माइनस 6 प्लस, अब इसका जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 माइनस 87। अब देखो ये दो प्लस के हैं, यानी 86 और 44। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। देखो ये एक ये माइनस का है और एक ये माइनस का है, तो इनको अलग जोड़ लो, और ये दोनों प्लस के हैं इनको अलग जोड़ लो। तो जब 87 और 6 को जोड़ लोगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 93, और इसको जोड़ लो 86 और 44, तो ये आ जाएगा प्लस का कितना 6 4 10, 8 6 14, 1 15, 150। अब 150 में से 93 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, 150 में से 93, 6 4 10, 8 4 12, सॉरी 8 4, ये 8 4 12, ये आएगा आपका 130 आएगा। 6 4 10 का 0, 8 4 12 1 13। ठीक, अब देखिए इसमें से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और ये 37। यही इसका क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। क्या किया, देखिए माइनस माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लिया जाता है, प्लस प्लस वालों को एक तरफ। जैसे कि 87 रुपये कर्जा है और इधर 6 रुपये, तो टोटल कर्जा कितना हो गया, टोटल कर्जा हो गया 93 रुपये। और इधर देखिए प्लस का 44 है और प्लस का 86 जोड़ लिया तो 130 आ गया। फिर 130 में से 93 घटा दिया तो कितना आ गया 37, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है भी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 6 रुपये है, 5 पेंसिलों का मूल्य 6 रुपये है, 5 पेंसिलों का मूल्य 30 रुपये है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य बताना है। तो देखो 5 पेंसिल का मूल्य कितना है 30 रुपये। अब यहाँ से अगर एक पेंसिल का मूल्य निकालना होगा तो देखो बट्टे में 5, 5 इक्के 5, 5 छक्के 30, यानी एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 6 रुपये। तो इसने कहा है कि 2 पेंसिल का मूल्य, तब तो आसान हो गया। अगर एक पेंसिल का मूल्य 6 रुपये है तो 2 पेंसिल का मूल्य गुणे 2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि 5 बच्चों की औसत उम्र 15 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 23 वर्ष और 20 वर्ष है, तो इनकी औसत उम्र बतानी है। ठीक है, औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े आपको दिए हुए हैं, सबको जोड़ लीजिए। 15 और 10 25, 25 और 12 आपका हो जाएगा 37, 37 और 23, 37 और 23 आपका हो जाएगा 60, 60 और 20 80, 60 और 20 80 हो जाएगा। बट्टे में ये संख्याएं कितनी है 5, बट्टे में 5, 5 से काट लेते हैं इसको। 5 इक्के 5, कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 छक्के 30। तो इनकी जो औसत उम्र आएगी वो कितनी होगी 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके मैथ्स के प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लासा मासा के इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे, हम लोग चाहते थे कि आप भी उसको प्रश्न को रिपीट करें, लगाने का आपको मौका मिले। ठीक है, तो ऐसे ही शानदार सेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।